गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ आदिल अंसारी। मैं इंडिया को काफ़ी टाइम रिप्रेजेंट कर चुका हूँ आर्चरी में, और 2 बार लिम्का बुक में मेरा नाम रजिस्टर हुआ है। ये 2002 में 16 मई 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं ट्रैकिंग पे गए हुए थे, मैं मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने पानी में डाइव मारा, तो वहाँ पे वाटर थोड़ा शैलो था, तो सर मेरा नीचे बैंग हो गया पत्थर पे, और बॉडी के वेट से और प्रेशर से मेरी नेक फ्रैक्चर हो गई, और वो स्पाइनल कॉर्ड को इंजर्ड कर दी वो। तो मेरा नेक डाउन 90% बॉडी मेरी पैरालाइज्ड है अभी। जब मैंने डाइव मारा तभी मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। तो इमीडिएटली मुझे लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किए, उन्होंने रेफरेंस किया बॉम्बे में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। बट उस टाइम इतनी अवेयरनेस थी नहीं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में, मुझे भी पता नहीं था, इवन डॉक्टर्स को भी इतना पता नहीं होता था। तो मुझे बॉम्बे में एडमिट किया गया हरकिशन दास हॉस्पिटल में, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। सर्जरी हुई, नेक की सर्जरी हुई बेसिकली। बट वो सर्जरी तो ठीक हो गई थी, प्रॉपर हो गई थी। बट वो जो लंग्स में पानी गया हुआ था मेरे, नदी में डाइव मारने के बाद जो पानी अंदर गया हुआ था वो बाहर निकला नहीं था। और मेरे एक्सीडेंट के थर्ड डे पे मेरे लंग्स कोलैप्स हो गए थे पूरे, और मैं सांस भी नहीं ले पाता। उस टाइम मैं तो अनकॉन्शियस था, मुझे इतना पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट उस टाइम मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया और छोड़ दिया कि बचा तो बचा। मेरे फ्रेंड को डॉक्टर ने बोल दिया था दैट आई विल नॉट सर्वाइव मोर देन 48 आवर्स। तो वो जो 48 आवर्स थे मेरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुजरे, क्योंकि पता सर्टन था नहीं कि मैं बचूंगा कि नहीं, और डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बट गॉड को कुछ और ही करवाना था मुझसे। तो स्ट्रगल किया, मैं अपने लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। जितनी पावर कैपेसिटी थी उससे मैं सांस लेने की कोशिश करता था, और नेक में मेरे वेंटिलेटर लगा दिया था अराउंड 28 डेज़ के लिए, बट रिकवरी नहीं हो रही थी। वो एक होप थी कि फिर से मैं चल लूँगा और मेरी लाइफ नॉर्मल होगी, जैसे पहले एक्सीडेंट के पहले जो बाइक का पैशन था, मुझे ड्राइविंग का वो था, क्रेज़ था, तो मैं फिर से वैसे ही अपनी लाइफ कंटिन्यू करूँगा, मुझे ऐसी एक होप थी। बट ऐसा 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, कुछ भी हो रहा नहीं था, बॉडी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन वर्स्ट हो जाती थी बॉडी कंडीशन, क्योंकि जो अल्सर था मेरा बहुत बड़ा होते जा रहा था, और उसमें से जो लिक्विड डिस्चार्ज होता था ना, वो मेरी बॉडी पे बहुत अफेक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा था कि यार ये ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, कि मैं फिर चलने लगूंगा, बट कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा था। बट एक जो मोटिवेशन देना रहता है ना, अगर अल्लाह को कोई आपको मोटिवेशन देना है ना, तो कहीं से भी एक रास्ता निकाल देगा। तो वो रास्ता था मेरी मॉम। मेरे एक्सीडेंट के बाद से कभी उन्होंने स्माइल नहीं किया था। तो मेरे मन में ये थॉट आया कि यार अगर मेरे को मरना होता तो मैं जब डाइव मारा था तभी मर जाता, या मेरी कंडीशन क्रिटिकल हुई तब मर जाता। बट मेरी लाइफ नहीं निकल रही है तो कोई रीज़न होगा उसके लिए। तो मैं एक ये ठान लिया कि मेरी मम्मी के स्माइल लाना है, मेरे को देख के मेरी मम्मी स्माइल करे। तो ये सोच के मैंने एक्सेप्ट किया कि जैसी भी मेरी ज़िंदगी है ऐसे ही जीऊँगा और बहुत अच्छे से जीऊँगा। तो वो एक्सेप्ट करने के बाद, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि यार तुम ज़िंदगी भर चल नहीं पाओगे, ये मानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है जो मैंने किया उस टाइम। और जिस टाइम मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे ही ज़िंदगी स्पेंड करनी है, तो चीज़ें बहुत चेंज होना शुरू हो गई। मैं खाना भी खुद से नहीं खा पाता था। अब देख रहे मेरे फिंगर मूवमेंट नहीं है, उस टाइम तो आर्म मूवमेंट भी नहीं थे। तो मैं खाना भी खुद से नहीं खा पाता था, कोई मुझे फीड करे तो इवन मैं एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पी पाता था।
बट आफ्टर एक्सेप्टेंस ना तो वो चीज़ें बनती गई। वो मैं खाना खाना ट्राई किया खुद से, कपड़े ख़राब हो जाते थे, पानी पीना ट्राई करने, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, मगर वो तो मैंने अचीव कर लिया कि खाना और पानी मैं खुद से खाने लगा। और ऐसे ही जब आगे दिन बढ़ते गए तो मेरी लाइफ डिपेंड हो गई थी ड्राइवर्स पे या अटेंडर पे। तो वो लोग ऐसे होते हैं ना कि आप जो बोलोगे उसका अपोजिट करेंगे। मुझे कहीं एक बार जाना था, कहीं जाना था, बहुत अर्जेंट था मुझे, तो मैंने ड्राइवर को बोला मुझे वहाँ लेके चल, तो बोले आज नहीं जाना, कल जाना। तो इतना हैमर किया मेरी लाइफ में उसके वो वर्ड्स, बोले यार ये कैसे मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, इतना अर्जेंट काम है मेरा और ये लेके जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने अंदर ही डिसाइड कर लिया यार इन लोगों से थोड़ा मेरे को छुट्टी मिलना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूटर चलाऊँगा। और एक डिज़ाइन था मेरे माइंड में कि मैं अगर ऐसे कन्वर्ट कर लूँगा स्कूटर को तो मैं चला लूँगा। तो मैंने वैसे ही किया और मॉडिफाई किया स्कूटर को, मैंने चलाया। मुझे पता चला था, किसी ने बोला कि यार ये हैंड कंट्रोल कार भी मॉडिफाई होती है, सारे कंट्रोल हाथ में हो जाते हैं। तो वो भी बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था मेरे को कि यार फिर से मैं ड्राइव करूँ गाड़ी। तो उन्होंने उसने बोला यार ऑटोमेटिक गाड़ी ले ले, हैंड कंट्रोल डाल दे और चलती है गाड़ी। तो मुझे पता चला था उस टाइम कि जो मैनुअल कार होती है उस पर भी हैंड कंट्रोल लगते हैं। तो हमेशा से मेरे लाइफ का मोटो होता है कि मैं जो टफ़ काम है ना वही प्रेफर करूँ करने के लिए। तो मैंने ऑटोमेटिक को रिजेक्ट करके मैनुअल कार को मॉडिफाई किया। और उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि मैं चला पाऊँगा कि नहीं मैं, बट एक ट्राई देना था मुझे। और विद इन अ वीक मैं हाईवे पे था गाड़ी लेके। तो मेरी लाइफ तो सेट हो गई थी, मोबिलाइज था और सारे काम अपने हाथ से कर लेता था। बट जो दूसरे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हर साल 20,000 केसेस नए आ जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, और जैसे मेरा हो गया स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, ऐसे 20,000 केसेस हर साल नए बढ़ जाते हैं। तो मुझे उनके बारे में वो हुआ कि यार इनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिले कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। तो मैं एक बिलोंग करता हूँ बहुत छोटे से टाउन से, भिवंडी जिसका नाम है, और मैं बहुत आउट एरिया में उस टाइम रहता था। तो मेरे दिमाग में आया कोई मीडिया तो मेरे को कवर करेगी नहीं यहाँ पे आके कि मैं 90% डिसेबिलिटी के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, स्कूटर चला रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक लिम्का बुक, जो आपने नाम सुना होगा, उनको अप्रोच करता हूँ कि वो मेरे को एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के लिए परमिशन दी। और उन्होंने दिया और मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया था 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाइक राइड का। तो वो मेरा रजिस्टर हुआ एक नाम। और एक कार ड्राइव का जो मैंने चलाया है 6016 किलोमीटर इन 7.5 डेज, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होता है, जो बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, फिर वापस बॉम्बे। तो मैंने ये 7.5 दिन में कंप्लीट कर लिया ये। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्वाड्रिप्लेजिक हूँ जो इतनी गाड़ी चलाया। अभी तक 7 साल हो गए अराउंड, किसी ने ब्रेक नहीं किया है वो रिकॉर्ड को। तो फिर ऐसे ही एक फ़िटनेस के लिए मैंने अपना वो स्टार्ट किया था, सोचा फिटनेस रहेगी स्पोर्ट्स में आने के बाद। तो मेरा जैसे एक्सीडेंट हुआ था, पानी में ही एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी जो 10th एक्सीडेंट एनिवर्सरी थी, मैंने डिसाइड कर रखा था कि जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ जाके फिर से स्विम करना है मुझे। तो वो प्लान तो सक्सेस नहीं हुआ। मैं मेरे दोस्तों को बोला था कि मुझे वहाँ ले चलो, बट वो रॉकी एरिया है, तो व्हीलचेयर से जाना पॉसिबल नहीं था। स्कूटर पे मेरी, और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया और वापस आ गया। ये सेटिस्फेक्शन था, जो मैंने प्लान किया वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो यहीं से एक सोच आई कि यार स्विमिंग में ही कुछ करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया स्विमिंग। उसमें एक स्टेट लेवल कंपटीशन आ गया, उस पर पार्टिसिपेट किया। फिर वहाँ से मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। नेशनल में जो
फर्स्ट नेशनल में जो सिलेक्शन हुआ था मेरा, उसमें मैंने 2 गोल्ड ले आए। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय की है उसमें आप कुछ वो कर नहीं। पानी के वजह से ही, स्विमिंग के वजह से मैं व्हीलचेयर पे आया और फिर स्विमिंग के वजह से ही मेरा स्पोर्ट्स कैरियर स्टार्ट हुआ। तो फिर सोचा था स्विमिंग में ही कुछ करेंगे, बट वो लोकल जो पूल था उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया प्रैक्टिस के लिए। उनको ये डर था मैं डूब जाऊंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उसकी। तो मेरा दोस्त है, उसने मुझे आर्चरी से इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें कैटेगरी होती है W1, जो सीवियर डिसेबिलिटी होती है, जो 3 लिम्ब अफेक्टेड रहते हैं, वही कैटेगरी में खेल सकता है। तो आर्चरी जो पूना में एक ग्राउंड है जो आर्मी जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं आर्मी वाले, वहाँ मुझे ले गया और मुझे बो दिखाया। तो इतना मुझे देख के उसको एक अट्रैक्शन हुआ, मतलब बोले अब तो यही करना है, अब तो जो होगा यही करना है। तो मैं वापस आया और बहुत एक्सपेंसिव गेम है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट आप जो चाहते हो ना करना, वो आपके रास्ते बनते रहते हैं। तो मेरे भाई ने कुछ पैसे दे दिए और इंस्टॉलमेंट में मैंने बॉल ले लिया और मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू किया। उस टाइम मुझे कोचिंग भी कोई देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे सीरियस ही नहीं लेता था कोई। ये बोले इसकी बॉडी पैरालाइज्ड है और जो रिक्वायरमेंट है एरो चलाने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे हाथ में ग्रिप है, ना सिटिंग बैलेंस है, मतलब मैं जहाँ झुकूँगा वहाँ गिर जाऊँगा। तो मुझे सीरियस ही नहीं लिया किसी कोच ने, बट मैं भी अपनी ज़िद पे था, जाके ग्राउंड पे जैसे बंद पड़ता था वैसे करता था मैं। तो फिर एक नेशनल्स खेले, फिर उसमें मैंने गोल्ड लिया 2016 में। और मेरे फिर उसके लिए मैं ट्रायल्स में सिलेक्ट हुआ, जो 2016 में ट्रायल्स हुए। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल्स थे वो। तो मेरा सिलेक्शन हो गया चाइना के लिए, चाइना में। तो फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसमें कुछ कर तो नहीं पाया, मगर बहुत कुछ सीख के आया कि मैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ बो में, जो मेरे अच्छे ग्रुपिंग आए, अच्छे एरो लगे। तो वहाँ से आके और भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए मैंने बो में। तो उसके बाद काफ़ी इम्प्रूव हुआ गेम मेरा, और 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 2019 में मुझे महाराष्ट्र का जो एकलव्य अवार्ड होता है, जो हाईएस्ट ऑनर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो मिला मुझे। फिर मैं सिलेक्ट हुआ इसके लिए, जो 2020 ओलंपिक्स में जो कैंप लगा था, इंडिया का कैंप लगा था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो हम 6 महीना कैंप में ही थे। लकीली वहाँ पे इंडिया की जो सीनियर टीम थी वो भी वहीं प्रैक्टिस कर रही थी, उनका भी वहाँ कैंप लगा था। तो वहाँ पे एक अभिषेक वर्मा करके हैं, जो इंडिया के टॉप आर्चर हैं और वर्ल्ड के टॉप 3 या 4 में रहते हैं। तो हम ऐसे डिनर कर रहे थे, तो मैं बोला सर मेरा शूटिंग देख लेंगे क्या आप? तो काफ़ी देर तक बात की और बहुत इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, मेरे शूटिंग बहुत इम्प्रूव हुई। तो वहाँ से फिर मेरा टोक्यो ओलंपिक्स जो क्वालिफायर होते हैं उसके लिए सिलेक्शन हुआ। बट जो ये कोविड सिचुएशन थी इंडिया में, बहुत हॉरिबल थी वो टाइम, तो हम लोग जा नहीं पाए यूरोप खेलने के लिए। इसके लिए मेरा 20 ओलंपिक्स मिस हो गया। बट अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 24 ओलंपिक्स के लिए, जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। और फर्स्ट फेज ऑफ ट्रायल का मैंने क्लियर कर लिया है, जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है चेक रिपब्लिक में, और चाइना में जो एशियन गेम्स होने वाला है, फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया है मैंने। और अभी 20 को सेकेंड फेज है, वो भी क्लियर कर लूँगा। बोलने का मतलब ये है कि आप जो करना चाहते हो उसके पीछे पड़े रहो, एकदम बिना उस, जैसे मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, अपने आप से लॉयल रहो। जो भी कर रहे हो ना, अपने आप से लॉयल रहो, अपने आप को झूठ मत बोलो। जो करना है दिल से करो, क्योंकि वो रास्ता हमने खुद सिलेक्ट किया हुआ है। तो
अगर आप डेडिकेशन लगाएंगे तो वो आपके रास्ते बनते जाएंगे। जैसे कोई कोच सीरियस नहीं ले रहा था मुझे, बट जो इंडिया का टॉप लेवल का आर्चर है वो मुझे ट्रेन कर रहा था। उसमें एक ट्रिगर होता है जिसको ये फिंगर से उसको वो ट्रिगर करना होता है, बट मेरी फिंगर मूवमेंट नहीं होने की वजह से मैंने एक केबल उसको अटैच किया हुआ है, क्लिप लगाया हुआ है, तो मुंह से मैं उसको वो क्लिप करता हूँ जब जाके एरो निकलते हैं। इतना मॉडिफिकेशन करने के बाद मेरा एक स्कोर अच्छा आने लगा। तो जो भी करना है ना, मतलब एकदम दिल से करिए। और जो फेलियर्स होते हैं लाइफ के, जितना आप फेल हो रहे हो उतना सीखते हो। अब मुझे याद नहीं है मैं स्कूल में कितनी बार फेल हुआ, मुझे ध्यान ही नहीं है। और आप लोग मिले होंगे, बहुत सारे ड्रॉप आउट से मिले होंगे, कॉलेज ड्रॉप आउट से या स्कूल ड्रॉप आउट से। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया था। तो फेलियर्स से मत वो करो, लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो कुछ और कर लिया। तो जो भी करना है दिल से करो, और एकदम जो मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं देना। लाइफ दिमाग को अपने सेकंड ऑप्शन नहीं देना। अभी मैं आर्चरी कर रहा हूँ, तो मैं जब तक कुछ अचीव नहीं कर लूँगा ना, तो आर्चरी छोड़ूंगा नहीं जब तक। ये ओलंपिक मेडल या वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल या एशियन गेम्स का मेडल जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा, जब तक आर्चरी से रिटायरमेंट लूँगा नहीं मैं। तो मैंने अपने माइंड को सेकंड ऑप्शन दिया नहीं है। तो आप लोग भी बस देखिए, अगर मेरा 90% पैरालाइज होने के बाद भी बॉडी में यहाँ तक आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो आप तो बहुत फिट हो। आप सारे लोग बैठे हो जो, तो आप तो कुछ भी उखाड़ सकते हो। सो कैरी ऑन, थैंक यू वेरी मच।